नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो अपन ने पढ़ा है उसमें सेल क्लोज कर दिया। सेल का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित जो सवाल हैं वो अब यूं कहते हैं अपन, जैसे प्रतिरोध के भी कुछ सवाल बाकी हैं, सेलों के भी सवाल बाकी हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे किरचॉफ नियम, है ना। किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तो ये किरचॉफ लॉ में सभी न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। प्रतिरोध में भी बस ये लास्ट फेज है, 4 फेज अपन पहले ले चुके, 5वां फेज मानना। सेल, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उसकी उपयोगिता आदि इत्यादि, ये सवाल भी अब किरचॉफ के बाद खुल के सामने आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अपन पहले अब किरचॉफ का नियम पढ़ लें, फिर उसके बाद बाकी सवाल कर लेंगे। ज्यादा ज्यादा एक लेक्चर पूरा का पूरा सवाल पढ़ ले लेंगे। उस एक लेक्चर में सवाल खत्म करके फिर आगे के फिर इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। किरचॉफ के नियम से पहले एक डिक्शनरी तैयार कर लेते हैं, है ना। शब्दावली ये एक तैयार कर देता हूं मैं। शब्दावली का मतलब सीधा सीधा है कि किसको क्या कहेंगे, क्या नाम, नोमेनक्लेचर वो। जैसे मान लो सर्किट है, उसमें खूब सारी ब्रांच हो सकती है, खूब सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। इनमें रेजिस्टेंस लगा दिए सब, जैसे R1, R2, R3, R4 और अदर कंपोनेंट भी लगे हो सकते हैं। क्लियर साहब। तो सब ऐसा कंपोनेंट का ग्रुप या कंपोनेंट का समूह जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, सेल आदि इत्यादि उपस्थित हों, इसे बोला जाता है नेटवर्क, है ना साहब। नोमेनक्लेचर से रूबरू हो जाएं आप, नेटवर्क बोलते हैं इसे। हिंदी में इसे बोला जाता है जाल, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने कई सारे कंपोनेंट का जो समूह है, इसे हम नेटवर्क बोलेंगे, यानी जाल बोलेंगे। चलो सब अब आ जाइए। जाल में शाखाएं, ठीक है ना, यानी ब्रांचेज, ये सब शाखा है, ये शाखा है ना। कोई भी जो लूप क्रिएशन है या किसी भी, जैसे मान लो ए से बी ये एक शाखा है, बी से सी एक शाखा है, सी से डी एक शाखा है, डी से ई एक शाखा है, ई से एफ एक शाखा है, एफ से जी एक शाखा है, जी से एच, है ना। तो कहने का मतलब वह पथ जिसमें धारा एक समान रहती हो उसे हम शाखा कहते हैं। जैसे ये शाखा कहलाएगी, है ना, इसको भी शाखा कहेंगे। तो ये इस नेटवर्क में, या ये नेटवर्क कई सारी ब्रांचेस से मिलकर बना है, ठीक है। अब आ जाइए लूप। लूप का मतलब पाश, या आप इसको सीधा हिंदी में भी क्या बोल सकते हैं, लूप ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शाखाओं से निर्मित बंद भाग को लूप कहते हैं। जैसे अगर इस जाल में देखें, ये लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। अगर आप यूं लें तो ये भी एक लूप कहलाएगा, मतलब चौथा लूप। यूं लें तो इसको भी एक लूप कहेंगे, मतलब 5वां लूप। और चाहें तो पूरा का पूरा लें, ये 6ठा लूप। तो शाखाओं से निर्मित बंद भाग लूप कहलाता है। बिल्कुल साहब। अब आ जाइए नोड, है ना। नोड का मतलब संधि, इसको दूसरा नाम जंक्शन भी बोलते हैं, है ना। नोड बोलो या जंक्शन बोलो, हिंदी में उसे बोलते हैं संधि। परिपथ में वह बिंदु जहां 2 से ज्यादा शाखाएं मिलती हैं उन्हें संधि कहते हैं। अब जैसे
ये देखो संधि है, दो से ज्यादा शाखा हैं। ये देखो संधि है, ये भी संधि है, ये भी संधि, ये संधि नहीं है, इसको आप संधि नहीं कहेंगे, इसको भी आप संधि नहीं कहेंगे, ये भी संधि नहीं, ये भी संधि नहीं। तो ए बी ई एफ ये चार संधियां। तो जैसे खूब सारी शाखाएं किसी परिपथ में होती हैं, ऐसे खूब सारी संधियों की संख्या भी होती है। ठीक है ना। अब आ जाइए साहब, एक्टिव सर्किट यानी सक्रिय परिपथ। ये सब डिक्शनरी है, जस्ट है ना, ज्यादा दिल पे मत लेना। अपना मेन मोटिव तो किरचॉफ का नियम पढ़ना है। सक्रिय परिपथ वह वाला बंद लूप जिसमें सेल लगाओ यानी ऊर्जा स्रोत लगा हो, उससे सक्रिय परिपथ कहते हैं। जैसे एक में देखो सेल लग रहा, ये सक्रिय हो गया। दो में भी देखो सेल लग रहा, इसको भी सक्रिय कहेंगे। तो सब वह बंद भाग या वह लूप जिसमें ऊर्जा स्रोत सम्मिलित हो, शामिल हो, उसे हम सक्रिय परिपथ कहते हैं। लास्ट अक्रिय परिपथ है ना। इनएक्टिव सर्किट वह लूप जिसमें सेल या ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं है। जैसे लूप नंबर 3 में देखें आप, कोई सेल उपस्थित नहीं है, इसको आप इनएक्टिव यानी अक्रिय परिपथ कहेंगे, है ना। एक बार और, क्योंकि मैं किरचॉफ का नियम पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जो चाहिए, एक तो साहब लूप मुझे चाहिए, है ना। शाखाओं से निर्मित बंद भाग को लूप कहते हैं, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। एक संधि मुझे चाहिए, है ना। संधि में मैंने क्लियर कर दिया, परिपथ में वह बिंदु जहां दो या अधिक शाखाएं मिलती हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा शाखाएं। क्लियर। ये तो हो गया सब नोमेनक्लेचर। अब आ जाओ किरचॉफ के नियम, है ना। तो सब अब अपन किरचॉफ के नियम पढ़ना चालू करते हैं। किरचॉफ के नियम, है ना। अब देखो यहां भी एक बात समझना है, एक छोटी सी बात, कि हम इस नियम को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है कि ये नियम हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो सिंपल जो सर्किट थे वो आपको संधारित्र के समय भी समझाए गए। सिंपल सर्किट तो प्रतिरोध में भी संधारित्र जैसे ही हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की, है ना। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखो, ये इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। खूब सारे लूप आ जाएं, खूब सारी ब्रांचेज हों, तो सर्किट को अब आप कॉम्प्लिकेटेड समझ लो, है ना। तो सब अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, जिसमें स्पेशली अपन रेजिस्टेंस पर फोकस है। सेल वेल लग रहे हो, दो से ज्यादा लग रहे हो, तो हमने देखा है कि हम ओम्स लॉ से सर्किट को सोल्व कर लेते हैं, कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि अपन ने नहीं किया हो। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ तभी तो आप लगा सकेंगे जबकि आपको किसी ब्रांच में क्लियर करंट दिखती हो या किसी ब्रांच पर वोल्टा क्लियर दिखती हो। तो सब होता क्या है कि जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से ओम का नियम लगाना संभव नहीं हो पाता। उसके रीजन से कॉम्प्लिकेशन के कारण या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होने के कारण हर ब्रांच में करंट, वोल्टा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आदि इत्यादि का पता न पड़े। तो किरचॉफ का नियम क्या करता है कि उस सर्किट का सरलीकरण कर देता है, सिंप्लीफिकेशन कर देता है। जब ये सिंप्लीफिकेशन कर देता है तो फिर आप ओम्स लॉ का यूज करके सॉल्व कर लीजिए। तो कहने का मतलब अगर मोटे तौर पर समझें तो किरचॉफ लॉ फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट सोल्व तो ओम्स लॉ ही करेगा। चले तो आ जाओ सब किरचॉफ के नियम में प्रथम नियम। ठीक है सर। एकेडमिक वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके प्रथम नियम या द्वितीय नियम में से कुछ न कुछ पूछा जाएगा। इटसेल्फ नियम भी पूछा जा सकता है और नियम में से क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से सुने, है ना। लेकिन 100%
ये जो एकेडमिक वाले बच्चे 12th के हैं उनके किरचॉफ के नियम में से क्वेश्चन सर्टेन है, ये ध्यान रखें ना। तो उसी हिसाब से मैं समझा रहा हूं। किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम। अब सब नियम में नाम का ही लफड़ा है ना। हम अब प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, पहले तो आप इस बात का ध्यान रखना कि किरचॉफ के प्रथम नियम के दो नाम हो रहे हैं, एक नाम है संधि का नियम और एक नाम है धारा का नियम। तो ये अपने आप में सब, जैसे मान लो किरचॉफ का संधि का नियम बताओ, अब आपको ये अदर नेम पता नहीं रहे तो स्वाभाविक आप भी कंफ्यूज जाएंगे, आप सोचेंगे हमने तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम ही पढ़ा है, संधि का नियम नाम से तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। तो आप ध्यान रखें, है ना, पहली सावधानी मैंने आपको समझा दी है। नियम बिल्कुल सिंपल है ना। प्रथम नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक संधि पर, जैसे इसमें भी अपन ने ए बी ई एफ 4 संधि है ना, तो किसी परिपथ में प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यह प्रथम नियम है। एक बार और सुनाऊंगा। प्रथम नियम के अनुसार, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, इसके अनुसार किसी परिपथ की प्रत्येक संधि पर, बहुत सारी संधियां हो सकती हैं जैसे आपको दिखा रखा है, किसी परिपथ की प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। क्लियर साहब, ये नियम खत्म हो गया। इसको गणितीय रूप में प्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 0। ये साहब इसका प्रथम नियम का गणितीय रूप हो गया। ये मैथमेटिकल शेप में इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जैसे कई बार आपको स्टेटमेंट याद नहीं रहता है ना। बच्चों, हमारे लिए तो प्रैक्टिस हो चुकी है तो हमें तो सब याद रहता है, लेकिन बच्चों के लिए एक टास्क है कि उनको कथन या स्टेटमेंट याद नहीं रहते। तो आपको अगर स्टेटमेंट याद नहीं रहे तो इस तरह की मैथमेटिकल अप्रोच आप करें। मैथमेटिकल अप्रोच से जब आपने लिख दिया प्रथम नियम में समेशन आई इज इक्वल टू 0, तो एकाएक इसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े से नंबर काट ले, लेकिन 0 नहीं दे सकता, क्योंकि ये अगर मैं लिख देता हूं तो ये भी प्रथम नियम है ही। ठीक है ना। अब साहब प्रथम नियम ने कहा कि जितनी भी संधियां हैं, कोई सी भी संधि ले लो, प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो अब समस्या ये है, नियम तो पूरा हो गया, अगर नियम पूछे तो यहां एंड कर देना है आपको। अब अपन अपनी आपस की बातें, अब आप मेरे से पूछें कि सर ये बीजगणितीय योग कैसे करें, बीजगणितीय योग का क्या मेथड रहेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि बीजगणितीय योग का मेथड क्या रहेगा या बीजगणितीय योग कैसे करें। ठीक है ना। तो सब अपन ने ये खूब सारी ब्रांचेज ले ली है ना। जिस बिंदु पर ये ब्रांचेज मिल रही हैं, शाखाएं मिल रही हैं, उससे अपने को संधि कहना ही है। तो साहब ये संधि है, संधि को मैं ऐसे दर्शा दूं। अब 5 ब्रांच अपन दिखा रहे हैं, तो 5 ब्रांच में जैसे इस ब्रांच से धारा I1, इस ब्रांच में धारा I2, इस ब्रांच में धारा I3, इस ब्रांच में धारा I4, इस ब्रांच में धारा I5। ये सब सिचुएशन है। और अब आपसे कहा कि प्रथम नियम का आप इस्तेमाल कीजिए। तो सब अब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे I1, I2, I3 ये तो संधि की ओर आ रही हैं, जबकि I4, I5 संधि से जा रही हैं। तो यहां पर आपके साथ एक कंफ्यूजन, एक समस्या है कि बीजगणितीय योग कैसे करना है। तो सब बीजगणितीय योग के लिए अब आपको हम समझा रहे हैं चिन्ह परिपाटी सिस्टम समझा रहे हैं
कि योग कैसे करना है ना। योग कैसे करना है को ध्यान से समझे सब। योग करने का क्या तरीका है, जो धारा संधि की ओर आ रही है, जैसे I1, I2, I3, उसे धन चिन्ह से व्यक्त करें, और जो धारा संधि से जा रही है, जैसे I4, I5, इसे ऋण चिन्ह से व्यक्त करें। अब आप प्रथम नियम लगाएं सब संधि ए पर, तो सब संधि ए पर प्रथम नियम से समेशा i इज इक्वल टू 0। अब जोड़ करो सब, I1, I2, I3 संधि पर आ रही हैं, जो संधि पर आएगी उसे धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे, I1, I2, I3 है ना। अभी दो शाखा में धारा और बाकी है, I4, I5 और बाकी है। I4, I5 संधि पर आ नहीं रही है बल्कि वहां से जा रही है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन्हें माइनस चिन्ह से व्यक्त करें। पांचों शाखाओं में जो भी धाराएं थी उन सब का बीजगणित योग कर दिया गया है। प्रथम नियम के अनुसार ये बीजगणित योग क्या होता है, 0 है ना। ये सब प्रथम नियम लग गया। अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसको अगर माइनस को या माइनस वाले धारा को मैं उस तरफ ट्रांसफर करूं, इक्वल के उस तरफ, तो ये सब संधि से जाने वाली धाराएं, ये संधि पर आने वाली धाराएं। अब आप प्रथम नियम अगर मान लो इनिशियल स्टेटमेंट आपको बोलना नहीं आता, नहीं बोल पा रहे हैं, तो यहां से बोल दें। प्रथम नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह भी आपने लिख दिया, तो इसे भी प्रथम नियम ही कहा जाता है। यह भी प्रथम नियम का ही रूप है कि जितनी धारा संधि पर आएगी उतनी धारा संधि से जाना जरूरी है, यानी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो यह दूसरा रूप है। अब सब धारा का मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो सब जितना आवेश प्रति सेकंड विभिन्न शाखाओं पर संधि से आता है या विभिन्न शाखाओं द्वारा संधि पर आता है, उतना ही आवेश प्रति सेकंड संधि से दूसरी शाखाओं में निकल जाता है। इसका मतलब संधि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लो। आपसे कोई पूछे प्रथम नियम किस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह बात आप अलग से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपसे नियम पूछे। यह पूछ सकता है प्रथम नियम व द्वितीय नियम किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, तो प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से मैं 3 बार बोल चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। लास्ट में सब प्रथम नियम का इस्तेमाल आप खुले और बंद दोनों परिपथ में कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सब इसका इस्तेमाल करके दिखा दूं कि यह नियम आपके लिए कितनी सुविधा प्रदान करता है। जब मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं बीच बीच में पेन चेंज करूंगा ताकि आपको बात समझ में आए प्रॉपर्ली, है ना। वो पेन चेंज करने से क्या धारा की दिशा अलग अलग दिखानी पड़ेगी, तो मैं उससे समझा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं प्रथम नियम पर आधारित, फिर द्वितीय नियम बाद में करेंगे ना। चलो सब क्वेश्चन ले लें और प्रथम नियम का मैसेज समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये एक नेटवर्क है साहब, इस तरह का, इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, है ना। अब इस नेटवर्क में क्या किया,
खुले और बंद दोनों परिपथ में प्रथम नियम लागू है ना। इस नेटवर्क में क्या किया साहब कि इस नेटवर्क के अंदर हमें कुछ जगह पे तो धारा दे दी और कुछ जगह या कुछ ब्रांच खाली छोड़ दी, है ना। जैसे मान लो यहां पर धारा बता दी 5 एम्पियर, यहां पर धारा बता दी 8 एम्पियर, है ना। यहां पर धारा बता दी 2 एम्पियर, क्लियर। यहां पर धारा बता दी 1 एम्पियर, यहां पर धारा बता दी 3 एम्पियर, है ना। तो सब एक नेटवर्क में हमें कई सारी शाखाओं में धाराएं दे दी गई हैं और कई सारी शाखाओं में धाराएं नहीं दी गई हैं। इसका क्वेश्चन सिंपल सा है कि जिन शाखाओं में धाराएं नहीं दी गई हैं, जैसे यहां, जैसे यहां, यहां और यहां, है ना। जिन शाखाओं में धाराएं नहीं दी गई हैं वहां पर आप प्रथम नियम का इस्तेमाल करके धारा का मान लिखिए। चलो सब, अब मैं आपको प्रथम नियम का यूज बताता हूं कि प्रथम नियम किसी भी चीज को कितनी सिंप्लीफाई कर देता है। देखो सब, ये संधि पकड़ो ए, संधि पर 5 एम्पीयर धारा आई, 8 गई। हम नियम अभी पढ़ के निपटे हैं, जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी। तो 5 आई और 8 गई, इसका मतलब यहां से कितनी धारा आनी चाहिए? 3 एम्पियर। तो आपने देखा होगा कि धारा की दिशा भी पता पड़ गई, क्या आ रही है या जा रही है, और उसका मान भी। चलो अब आगे चलो, अब इस संधि को पकड़ो, ठीक है। इस संधि पर 8 एम्पीयर धारा इस शाखा से आ रही है, 2 एम्पीयर उधर से आ रही है, तो कुल 10 एम्पीयर आ रही है। तो फिर 10 एम्पीयर ही जाना चाहिए, क्योंकि जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये लो साहब, इस ब्रांच में भी आपको धारा बता दी। आगे आओ सब, संधि को पकड़ते जाओ। ये संधि सी, यहां पर आपको कितनी धारा आती हुई दिख रही है? 10 एम्पियर। और सी से कितनी जाती हुई दिख रही है? 1 एम्पियर। तो अब कितनी बची? 9 एम्पियर। तो सब आने वाली 10 से, तो जाने वाली भी 10 होनी चाहिए। तो इस ब्रांच में बताओ कितनी धारा होगी? 9 एम्पियर, है ना। अब लास्ट संधि पकड़ लो डी, ठीक है। 9 एम्पियर ये ऊपर से आ रही है, 3 एम्पियर इधर से आ रही है, तो टोटल कितनी होगी? 12 एम्पियर। तो फिर यहां से जाने कितनी चाहिए? डेफिनेटली 12 एम्पियर। तो सब आप अगर प्रथम नियम के उपयोग को देखें तो आपने इस बात को विशेष रूप से गौर किया होगा कि प्रथम नियम के द्वारा हम धारा की मात्रा ही नहीं बता रहे, बल्कि उसकी दिशा भी फाइनल कर देते हैं। ये मात्रा और दिशा, और कितने सिंपल तरीके से। चलो सब, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। ये सब एक घन है। जब घन कह रहे हैं तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है ना। ये सब घन है, इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। इसने 6 एम्पीयर धारा को इसमें एंटर किया और दूसरी सप्लाई ये यहां से रवाना कर रहा है, यानी P और Q है। अब इसने स्वाभाविक 12 शाखाएं होती हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि इन 12 शाखाओं में आप धारा का मान बता दीजिए, धारा का मान कितना होगा। क्लियर सब। अब देखो,
सभी घन कह तो सभी शाखाओं की लंबाई बराबर है, लंबाई बराबर है तो हम जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी प्रत्येक शाखा का प्रतिरोध भी बराबर है, क्योंकि प्रतिरोध डायरेक्ट लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो हर शाखा में अपन धारा बताने जा रहे हैं कंफर्टेबली, आपको बिल्कुल भी उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कंफर्टेबली आप धारा बता देंगे। क्लियर? तो सब अब देखिए यहां पर 6 एम्पीयर धारा आई, 3 समान प्रतिरोध के तार यहां पर उपस्थित हैं, स्वाभाविक है 6 एम्पीयर जानी चाहिए क्योंकि तीनों का प्रतिरोध समान है। तो प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी होगी? 2 एम्पीयर। चलो सब यहां तक आगे, मतलब 3 ब्रांच में तो आपने धारा बता दी। आगे फिर संधि पकड़ लीजिए, यहां पर कितनी धारा आई? 2 एम्पीयर। यहां से 2 ब्रांच निकलती हैं, सभी की लंबाई बराबर है तो प्रतिरोध समान ही होगा, है ना। अब 2 एम्पीयर यहां आती है तो यहां से 2 एम्पीयर जानी चाहिए, दोनों शाखाओं का प्रतिरोध बराबर है तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शाखा में धारा 1 एम्पीयर रहेगी, तभी कहेंगे जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा। एग्जैक्टली यहां भी देखें तो 2 एम्पीयर आती, यहां से भी 2 ही शाखाएं जा रही हैं, देख लो आप, दोनों में धारा कितनी होगी? वही 1 एम्पीयर, नो डाउट। क्लियर? इसी प्रकार यहां भी देखें आप, इस संधि पे भी 2 एम्पीयर आ रही है, यहां से भी 2 ही शाखाएं जाती हैं, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग बराबर होना चाहिए, 2 एम्पीयर आ रही है, 2 ही जा रही है। अब जो शाखाएं खाली हैं उसकी तरफ बढ़े, चलो सब इस तरफ बढ़े, इस शाखा में 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर आ रही है तो डेफिनेटली 2 एम्पीयर ही जाएगी। इसी प्रकार यहां देखें 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर आ रही है तो 2 एम्पीयर यहां से जाएगी। अब ये सब लास्ट शाखा बची, यहां संधि पकड़ो, इधर से 1 एम्पीयर आ रही है, इधर से 1 एम्पीयर आ रही है, 2 एम्पीयर आ रही है तो 2 ही को जाना है, और ये 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर क्यू पे पहुंच गई तो क्यू से बाहर कितना निकलना है? 6 एम्पीयर। तो सब 12 शाखाएं हैं। धारा का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किरचॉफ के प्रथम नियम से किया है, उसके कंफर्ट को देखो आप, है ना। ठीक है, धारा का डिस्ट्रीब्यूशन तो अपन और तरीकों से भी कर लेते, पर किरचॉफ के प्रथम नियम का कंफर्ट देखो कि कोई आपको तनाव लेना ही नहीं, बस जितनी जाएगी उतनी आएगी, या जितनी आएगी उतनी जाएगी, है ना। अब इसमें एक बात मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी अपन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बस एंड करेंगे, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के सवाल करेंगे, उसके बाद फिर अपन अन्य चीजों को पढ़ेंगे। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें, सर्किट ही एक अकेली चीज नहीं है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर जाएगा उसमें भी अपन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ज्यादा उसमें नहीं उठे। तो कहने का मतलब इसमें ध्यान रखना, जब सर्किट को आप सोल्व करोगे तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो तो आप खुद जस्टिफाई कर सकते हो कि यार हमने धारा का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है, यानी प्रथम नियम सही लगाया है। देखो मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्यों? क्योंकि 6 एम्पीयर ने एंटर किया था और 6 एम्पीयर ही बाहर निकली। हम जानते हैं सेल का धनात्मक जितनी धारा देता है ऋणात्मक उतनी ही रिसीव करेगा। तो मैं इसको रीचेक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि यहां पर मेरे को देखना था कि 6 एम्पीयर हो जाना चाहिए। अगर ये 5 एम्पीयर रह जाता तो मैं आपको समझा देता कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो साहब आप खुद भी जब तक धारा का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो जावे सवाल को करना चालू ना करें, है ना, तो उलझ जाएंगे आप। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वैसे पता पड़ जाता है, एंट्री और एग्जिट से पता पड़ जाता है। ये सब प्रथम नियम और उससे संबंधित बातें, ठीक है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। अब आ जाइए सब द्वितीय नियम।
ठीक। द्वितीय नियम के दो नाम हैं, है ना। इसको लूप का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम को वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो जैसे प्रथम नियम के दो नाम थे, धारा का नियम व संधि का नियम, ऐसे द्वितीय नियम के भी दो नाम हैं। तो द्वितीय नियम डायरेक्ट यूं ही पूछ लिया जाए कि साहब किरचॉफ का वोल्टा का नियम बताओ। वोल्टा का नियम का मतलब आप द्वितीय नियम पूछा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब इसके अदर नियम को भी ध्यान रखना है, तभी इतना हाईलाइट किया, ठीक है। तो सब प्रथम नियम का दूसरा नाम संधि और धारा का नियम। प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना। चलो सब, अब द्वितीय नियम को मैं पढ़ा देता हूं, दोनों तरीके से पढ़ा देता हूं। टीचर इससे अलग अलग दो तरीकों से पढ़ाते हैं, मैं भी आपको दोनों तरीके समझा दूंगा, है ना। फिर इसको समझाने के लिए फिर मैं एक न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करूंगा। उस एक न्यूमेरिकल से फिर आपको बात समझनी होगी, है ना। तो पहले मेरे को बोलने दें। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के बंद भाग में, मैं आपको वापस पीछे की तरफ ले जाऊं, है। बंद भाग में ये देखो, ये लूप है, बंद भाग है। नंबर 2 भी लूप है, बंद भाग है। नंबर 3 भी लूप है, बंद भाग है ना। अपन बात को नंबर 1 से ही समझ लें। इसमें R1 एक प्रतिरोध है, R2 एक प्रतिरोध है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल अपन E मान लें। तो सब द्वितीय नियम के अनुसार परिपथ के किसी बंद भाग में, बहुत सारे बंद भाग हैं, अभी आप एक को पकड़ें, किसी बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी समेशन आई आर, या आप इसे कह सकते हो समेशन कैपिटल वी, है ना। वापस वहीं जाऊंगा मैं, है ना। मेरा अपना तरीके से समझा रहा हूं। तो बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय हो, तो इसमें दो प्रतिरोध हैं, इसमें I1 इसमें I2 है, तो I1 R1 I2 R2, ये बीजगणितीय योग हो गया, है ना। बीजगणितीय योग उसी बंद भाग में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे मत जाओ, अगर एक की बात करें तो एक में ही रहना। तो उसी में जैसे अपन ने धारा एवं प्रतिरोध का बीजगणितीय योग इसी में लिया, 1 में ही, तो इसी बंद भाग में ये किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। तो सब मैंने जो नियम बोला, मैं एक बार उसको फिर रिपीट कर देता हूं। ये दो तो लिखने की जरूरत नहीं, दो तो एक ही मानो आप। इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी बंद भाग में, बहुत सारे लूप होते हैं, इसने किसी बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, लेफ्ट साइड में लिख दिया मैंने, उसी बंद भाग में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलो सब, ये द्वितीय नियम कंप्लीट। और अगर गणितीय रूप में इसे कहें तो ये गणितीय रूप में मैंने आपको द्वितीय नियम लिख दिया। इसको यहाँ एक बार और लिख देता हूं सरलीकरण करके। आप सिंपल, ज्यादा न उलझकर यही लिख दें, IR = समेशन E। मैंने अभी आपको प्रथम नियम के समय भी समझाया था और अभी पुनः याद दिला देता हूं कि जब आप कोई नियम लिखते हो और उसका मैथमेटिकल शेप अवेलेबल है, तो मैथमेटिकल शेप जरूर लिख के आना चाहिए। वह आपके खोने वाले नंबर बचा लेता है। तो ये आपके खोने वाले नंबरों को बचा लेगा अगर आप खो सकते हो तो, क्योंकि द्वितीय नियम एकाएक आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां भी वही बात आती जो प्रथम नियम में आई थी, वही बात का मतलब यहां भी ये पता करना है कि बीजगणितीय योग कैसे करें, है ना। तो बीजगणितीय योग कैसे करना है,
दो का करना है धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का और एक विद्युत वाहक बलों का। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये बीजगणितीय योग के लिए चिन्ह परिपाटी यहीं पे लिख देता हूं सब, है ना, चिन्ह परिपाटी। चलो इसको अगले पे ले लेते हैं ताकि अगले पे सवाल भी करेंगे तो आपको मत समझ में आए ना, तो मैं अगले पे ले लेता हूं। चलो सब बीजगणितीय योग के लिए आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये यहीं पे क्या है, मैं न्यूमेरिकल डाल दूंगा तो आपके काम आ जाएगी बात, चिन्ह परिपाटी। अब क्या, पहले बात करें धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना। तो सब मैं यहां पे दिखाता हूं, ये सब एक प्रतिरोध है ना, कैपिटल आर, इसमें आपने धारा दिखा रखी है। आप पथ चूज करते हो, पथ लोगे आप, है ना। अभी आप क्या लोगे वो मैं आपको अभी सवाल से सब समझा दूंगा। ये आपने पाथ लिया, आपने पथ की दिशा धारा की दिशा में ली, यही कह दें शाखा में धारा की दिशा पथ की दिशा में है, तो आप आई आर को धन चिन्ह से दर्शाइएगा, क्लियर है ना। ये तो एक बता दिया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं और इसी में दूसरी बात बता देता हूं, क्लियर। लेकिन यदि मान लीजिए यार ये आई, ये आपका लिया पथ, अब देखें आप धारा की दिशा और आपका लिया गया पथ अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल को ऋण चिन्ह से दर्शाइएगा। ये हो जाएगा सब बीजगणितीय योग धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का, क्लियर। अब आ जाओ बात करें सेल की, है ना। मैं बच्चों उस हिसाब से कर रहा हूं कि अपना सवाल यहीं पे बैठे, तो क्या है कि साथ में इसके साथ साथ देख के सवाल बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सेल के लिए इधर लिख देता हूं, स्पेस बचाता हुआ चल रहा हूं मैं। अब आ जाओ बात सेल की कर लें। ये सब सेल की दो सिचुएशन हो सकती है, दोनों ले लेते हैं। विद्युत वाहक बल को मैंने इससे दर्शा देना है, ये दर्शा दिया। अब तो अपन समझ गए कि सेल में, अब देखो आपका पथ इस दिशा में भी लिया जा सकता है और आप पथ को इस दिशा में भी ले सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता, उसमें कोई, ये आपका पथ क्या है उसके लिए बस वेट कर लो न्यूमेरिकल का, है ना। पहले मेरे को सारी बात कह लेने दो, न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल से सारा सीन क्लियर कर दूंगा, है ना। अब आप देखो यदि पथ ऋणांक से धनात्मक की ओर जाता हो सेल में, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, अगर पथ नेगेटिव यानी ऋणांक से धनात्मक की ओर जाता है तो विद्युत वाहक बल के आगे धन चिन्ह लगा देना, और यदि पथ धनात्मक से ऋणांक जाता है तो विद्युत वाहक बल को ऋण चिन्ह से दर्शाना। ये सब चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो गई, क्लियर सब। अब मेरे द्वारा बताए जाने वाली बात महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे जो नियम बताया, मैंने क्या कहा, मैं आपको वापस बैक में ले जाता हूं, है ना। मैंने वो कहा कि परिपथ के किसी बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने जो बोला उस हिसाब से मैंने आपको चिन्ह परिपाटी क्लियर कर दी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कभी आपको इसी नियम को कोई दूसरे पर्सन से पढ़े, बुक से पढ़े, अलग अलग जगह, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर इसी नियम को दूसरे रूप में बोला जाए तो यह भी बोल सकते हैं बंद परिपथ में
विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। उसमें समेशन IR भी आ जाता है और समेशन E भी आ जाता है। अब अपन तो इसी पे चलेंगे। मैं देखो एक लिख के मिटा देता हूं ना, तो साहब ऐसे भी कह सकते हैं, मैं लिख के मिटा दूंगा है ना, बस आप देख लेना। ये टोटल पोटेंशियल हो गया है ना, विभवांतरों का बीजगणितीय योग है ना। तो ये साहब बीजगणितीय योग नियम ये भी सही है कि परिपथ के किसी बंद भाग में विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन ध्यान रखना, फिर चिन्ह परिपाटी में अंतर आ जाएगा, फिर चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगी। यानी क्योंकि अपना तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, इन्होंने तो दोनों एक साइड ले लिए। तो फिर जैसे मान लीजिए फिर ऐसे परिवर्तन आ जाएगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि साहब ये मैंने जो चिन्ह परिपाटी बताई, जैसे मैंने बताया कि आप धनाक से ऋणाक ले तो नेगेटिव लिखें ई को, फिर यहां पॉजिटिव लिखना पड़ जाएगा आपको। और मैंने कहा ऋणाक से धनाक पाथ है तो आप पॉजिटिव लिखें, फिर आपको नेगेटिव लिखना पड़ जाएगा। तो बात तो वही रही ना, मैंने तो एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, तो मेरा तो इक्वल के दूसरी तरफ पहले से ही चला गया। अब आप इक्वल के इधर उठा लाए तो आपकी चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगी। तो सब ये जो सेकंड है ये भी किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि परिपथ के या जाल के किसी बंद भाग में विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सही, लेकिन फिर चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाती है। मैं मानता हूं कि जो अपन ने ली है वो चिन्ह परिपाटी से सवाल करना आसान हो जाता है बनस्पति के। तो अपने को खैर एक ने एक डिसीजन तो लेना ही होता है दोनों में से कि साहब ये लें या वो लें। तो आप तो इसी पे फोकस हैं, इसी को लिखें आप, है ना, कंफर्टेबली, और इसको लिख रहे हैं तो फिर आप चिन्ह परिपाटी ये वाली यूज करें। अब इसमें सब नियम, अभी मूल बातें, नियम पूछ ले तो नियम आपको बता ही देना है। चिन्ह परिपाटी आपको नहीं बतानी है कहीं भी। आपसे कोई चिन्ह जब नियम पूछेगा तो आप चिन्ह परिपाटी वगैरह नहीं बताएंगे, बस नियम बोला या नियम लिखा और उसका मैथमेटिकल शेप लिख के क्लोज कर देंगे, है ना साहब। लेकिन अब पूछने वाले में दूसरा कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे द्वितीय नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है या मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको नोट डाउन कर लो, 2 बार बोलूंगा मैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि किरचॉफ के दोनों नियम कभी असत्य हो ही नहीं सकते। उसका रीजन है दोनों मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। अंत में तीसरी बार और बोलूंगा, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग बंद परिपथ के लिए ही कर सकते हैं, खुले परिपथ के लिए नहीं, इसीलिए इसको लूप का नियम भी कहा जाता है। ये सब दोनों नियम क्लोज। अब प्रथम नियम तो आपको कंफर्टेबली समझ में आ जाता है ना, उसके उदाहरण भी सर। अब द्वितीय नियम में अभी तक आप कंफ्यूज हैं, तो द्वितीय नियम का कंफ्यूजन एक सवाल से मैं निकालता हूं। अब आप क्वेश्चन पे फोकस हो, देखो आप, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका द्वितीय नियम क्लियर कर देगा, फिर अपन कुछ और सवाल लेंगे ना। देखो साहब, एक सर्किट जब द्वितीय नियम का यूज कर रहे हो आप, तो सर्किट अच्छा बड़ा बनाओ। एक बात मैं और बता देता हूं, इसके 5 सवाल करो, 10 करो, है ना, ठीक है। अपन वेरिएशन लेंगे सवालों में, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपन सर्किट को फाइनल कर रहे हैं, फिर अब व्हीट स्टोन वगैरह अन्य चीजें पढ़ेंगे ना। तो मैं वेरिएशन ले लूंगा क्वेश्चंस में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि ये मैं जो एक सवाल कर रहा हूं, इस एक को करो चाहे 10 को करो,
सेम मेथड है, सेम तरीका है ना। मैं आप दूसरा करूंगा तो भी यही रहेगा, तीसरा करूंगा तो भी यही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। इससे मैं एक को बड़े तरीके से आपको डिटेल में समझाता हूं ना। तो साहब ये एक सर्किट है, इसमें ये सब रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा दिया है ना, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का लगा दिया, ये रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा दिया है ना। सप्लाई दे दी, यहां 6 वोल्ट की सप्लाई दे दी, यहां 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी और ये सर्किट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये आपसे क्या पूछता है, इसका क्वेश्चन को चेक करो। ये आपसे कहता है 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इसमें धारा का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल। तो हम 5 ओम में धारा बताएंगे, 2 ओम में धारा बताएंगे, 3 ओम में धारा बताएंगे। इस एक क्वेश्चन को भी बॉस अगर आप ढंग से देख लोगे, दूसरा कराएंगे तो भी यही रहेगा, तीसरा कराएंगे तो भी यही रहने वाला है, नथिंग न्यू। समझ गए सर। अब आप धारा की सप्लाई किससे लेना चाहते हैं बोलो? 12 वोल्ट से, कोई दिक्कत नहीं। 6 वोल्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे भी चाहें, है ना। इस सवाल को 3 वेरिएशन से करो आप। जब 3 वेरिएशन से एक से आंसर आएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप समझ जाओगे और किरचॉफ का नियम और सर्किट सोल्व करना आपको आ जाए। इस एक सवाल पे पीछे पड़ जाओ आप। भाई आप चाहते हो कि मैं केवल 12 वोल्ट से ही धारा निकलवाऊं, ठीक है, निकलवा देता हूं। 6 वोल्ट से नहीं निकलवाऊं। आप चाहते हो कि नहीं 6 वोल्ट से ही धारा निकलवाओ, 12 वोल्ट से मत निकलवाओ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि दोनों से ही धारा निकलवाओ, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूं। जैसे चाहेंगे, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। मैं उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूं। और सीधी सी बात है, ये फ्रीडम ऑफ किरचॉफ लॉ है। ठीक है, चलो साहब, अपने दिमाग में विचार आता है कि यार अपन केवल 12 वोल्ट से धारा निकलवाएं। ठीक है, चलो सब 12 वोल्ट से धारा निकलवाओ। कितनी धारा निकाली? आई। ये चली सब धारा यहां आई। प्रथम नियम सचेत करेगा आपको, क्योंकि अब क्या आ चुकी, संधि आ चुकी है। तो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रथम नियम से ही करना पड़ेगा। प्रथम नियम आपको अलर्ट करेगा। प्रथम नियम बोलता है कि जितनी धारा आई उतनी जानी चाहिए। क्लियर? तो सब अब आपको आगे 2 शाखाओं में धारा लिखनी है। मान लीजिए इसमें मैंने धारा भेज दी I1, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। I में से I1 धारा में नहीं भेज दी तो कितनी बची? रिमेनिंग करंट कितनी है? I माइनस I1। तो शेष धारा कहां जाएगी? I माइनस I1, ये जाएगी साहब 3 ओम में। अब आपको क्या क्या बताना है? I बताना है, मतलब 5 ओम में धारा। I1 बताना है, यानी 2 ओम में धारा। I माइनस I1 यानी 3 ओम में धारा। बस यही बताना है और कुछ नहीं बताना आपको। क्लियर है ना? तो सब ए पे चेक करो कितनी गई। I माइनस I1 प्लस I1 यानी I गई।
और कितनी है पर आई? आई। प्रथम नियम बिल्कुल करेक्ट। इससे धारा निकलवानी नहीं, अपना मूड है, अपना मूड है ना, मजेदार बात। वापस संधि आएगी बी। अब देखो टोटल कितनी आती है, इधर से तो आएगी i माइनस i1, वो आ रही है, और इधर से आ रही है i1, टोटल कितनी हुई? i माइनस i1 प्लस i1 इज इक्वल टू i। तो यहां पर टोटल कितनी करंट आती है? i। तो यहां से टोटल कितनी जानी चाहिए? i। अब देखो 12 वोल्ट के सेल के धनात्मक से कितनी धारा चली थी? i, और ऋणात्मक पर कितनी आ गई? i। इसका मतलब प्रथम नियम बिल्कुल सक्सेसफुली लग चुका है। धनाग्र सेल का जितनी धारा देता है ऋणाग्र उतनी ही रिसीव करेगा, है ना। तो प्रथम नियम पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर मान लो ये धारा i1 होती या कुछ और होती, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने प्रथम नियम को सही नहीं लगाया है। प्रथम नियम आप सही नहीं लगा पा रहे, है ना। अगर धनात्मक से निकलने वाली और ऋणात्मक पर आने वाली धाराएं समान नहीं है तो सब प्रथम नियम तो सक्सेसफुली लग गया। अब द्वितीय नियम पे आओ। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए i और i1, फिर i माइनस i1 तो ले लेंगे, तो 5 ओम में धारा, 2 ओम में धारा और 3 ओम में धारा। इसके लिए द्वितीय नियम में आप लूप पकड़ेंगे। लूप पकड़ लो, ये पहला लूप पकड़ लिया, ये लूप 1 पकड़ लिया, सब इसको 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब लूप 1 में आपने डॉट डॉट में देखा एक बनाते हुए मुझे, है ना, क्लियर। अब आपको अपना पथ चुनना है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, आपको अपना पथ। मैं देखो फ्रीडम ऑफ किरचॉफ लॉ, ऐसी फ्रीडम मैंने आज तक किसी लॉ में देखी ही नहीं। आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, दोनों में से जो भी है एक ही लेंगे। एक ही लूप में दो हो ही नहीं सकता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो सब क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये क्लॉकवाइज ले लिया, ले लिया, है ना। ये आपने लूप में जो डायरेक्शन ऑफ लूप है, लूप आपको चूज करना है, 2 लूप है ना। हमें i और i1 के लिए 2 इक्वेशन बनानी और 2 इक्वेशन के लिए 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्लियर। द्वितीय नियम समीकरण प्रदान करता है। द्वितीय नियम की इंपॉर्टेंस प्रथम से ज्यादा है। द्वितीय नियम सारा चिट्ठा खोल के रख देगा, इससे द्वितीय नियम पर ज्यादा ध्यान से, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं, है ना। अब सब द्वितीय नियम लगाओ लूप 1 में, है ना। मैं चाहता हूं इसी पेपर पर ये हो जाए, तो लूप 1 से, है ना। ये थोड़ा सा मैं क्या है, थोड़ा कंजस्टेड होकर लिखना पढ़ चाहता हूं, ताकि क्या है इसी एक पन्ने पे, इसी पेज पर सवाल का आंसर आ जाए ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, मेरे को भी बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। लूप 1 में चलो, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। कितने प्रतिरोध हैं? 5 ओम लूप 1 में है, 2 ओम लूप 1 में है ना। अब बीजगणितीय योग करो। बीजगणितीय योग में क्या दिखाया है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो IR पॉजिटिव आएगा। चलो देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो खटाखट सेम डायरेक्शन में है। IR का मतलब 5 क्लियर हो गया। IR पॉजिटिव, बस इतना से दिमाग लगाना और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 2 इसमें देखो ये भी सीमा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग 2 × I1 पॉजिटिव हो गया सब। धारा एवं प्रतिरोध, 2 ही प्रतिरोध थे, इससे धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर। अब आ जाओ, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेल एक ही लग रहा है,
सेल में आप किधर जा रहे हो, आपका पथ किधर जा रहा है, ऋणांक से धनांक की ओर। और जब आप सेल में ऋणांक से धनात्मक की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, तो 12 वोल्ट पॉजिटिव। ये लो सब, एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है ना। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन की तैयारी करें। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा लूप लेना पड़ेगा। ये लूप 2 उठाओ, ठीक है। लूप में डायरेक्शन और पाथ आपको चूज करना, आप चूज कर लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। अगर आप अगेन क्लॉकवाइज लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, है ना। आपके जचे जैसे लो, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब आपने लूप 2 की डायरेक्शन क्या ले ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली, है ना। तो लूप 2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। ये अपन ने दिखा दी सब, लूप 2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है साहब। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, उसका कोई एतराज यहां पर है नहीं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज ले ली। अब लूप 2 में थोड़ा सा दिखना चाहिए प्रॉपर, में रेड की जगह कुछ ये ले लेता हूं ना। लूप 2 में देखो कितने रेजिस्टेंस है इसमें, 2 ओम 3 ओम। 2 ओम उसमें आ गया, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो इसमें भी है ना। 3 ओम वो तो इसमें है ही। तो पहली बात तो कोई रेजिस्टेंस कॉमन हो तो लूप 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सब, यहां पर देखें आप इस जगह पर, चलो वो ले लें, पहले इधर ले लें। ये देखो धारा एवं प्रतिरोध का गुणन बीजगणितीय योग करना, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। एक ही डायरेक्शन में है दोनों, व्हाइट और ब्लू दोनों एक सेम डायरेक्शन में। पथ की दिशा और धारा एक ही दिशा में हो तो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय, धारा कितनी I1, प्रतिरोध कितना 2, पॉजिटिव होगा। चलो सब 2I1 पॉजिटिव होगा सब, वो दिख रहा है आपको भी, है ना। चलो सब समझ में आ गई बात। ये रहा, इसमें देखो साहब धारा नीचे की ओर है, आपका पथ ऊपर की ओर है। अगर धारा व आपका पथ एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, तो इस दूसरे को तो छोड़ ही दो ना भाई। एक दिशा में तभी पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं होता, तो दूसरा विपरीत होगा और क्या। तो कहने का मतलब आप इसको याद रखो, एक दिशा में तो पॉजिटिव बस, अपोजिट में तो नेगेटिव। तो यहां धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव होगा। बीजगणितीय योग करना है, कौन सा चिन्ह लगाओ, नेगेटिव। आई बोलो, धारा कितनी है I माइनस I1, प्रतिरोध 3 ओम है ना, ये प्रतिरोध 3 ओम, क्लियर। धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो चुका है। ये किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब सेल में आ जाओ, सेल में देखो नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, नीचे से ऊपर जाने का मतलब आप ऋणांक से धनात्मक जा रहे हो। सेल में भी एक ही याद रखो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो ई पॉजिटिव, और उल्टा तो फिर ई नेगेटिव, खत्म। उसमें भी 2 याद है, इसमें ये याद रखो, उसमें याद रखो। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ई धनात्मक, है ना। यानी नेक्स्ट में कराऊंगा तो 2 ही लिखूंगा बस, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका उल्टा हो जाए तो नेगेटिव से मतलब। तो सब +6 वोल्ट है ना, एक ही डायरेक्शन में। इसको रिपेयर करो सब, तो इसको रिपेयर करूं -3I, भाई I पहले लिख दूं ना क्योंकि उसमें भी I पहले है, तो I पहले लिखो, -3I माइनस माइनस +3I1 और 2I1, यानी
प्लस का 5i1 प्लस का 5i1 इज इक्वल टू 6। एक बार और चेक कर ले, इसमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप सवाल को एंड में ले जाएंगे और उलझ जाएंगे, फालतू परेशान हो जाएंगे। इसे यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बार खटाखट चेक कर लो, -3i माइनस माइनस प्लस 3i1 और 2i1 5 है। अब ये इक्वेशन नंबर 2, बस अब 1 और 2 को सोल्व कर लो। 1 2 को सोल्व करते आंसर आ जाएगा, खत्म। तो सब 1 और 2 को सोल्व करने के लिए अपन 1 को तो मल्टीप्लाई कर दें 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 5 से 15 ही हो गया और ये -15 ही हो गया क्योंकि ये 5 से मल्टी है तो आई, तो खत्म। अब आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 से तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6i1। चलो इसको 5 5 25 6i1 और 25i1, 6 और 25 कितना हुआ 31i1, क्लियर, इज इक्वल टू, इसको आप 3 से मल्टी तो भारतीय 36 और इसको 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कह रहे हो आप तो 36 और 30 66 है ना। दोबारा एक बार और चेक कर लो खट से, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 5, 6 और 25 31, ठीक है, लेफ्ट साइड तो सही होगी। भारतीय 36, 3 से मल्टीप्लाई करना और 6 पंजे 30, 36 30 66। अब देखो सब, I1 इज इक्वल टू 66 बटा 31 एम्पियर, ये लो सब, क्लियर। यानी I1 किस में है, 2 ओम में, ये I1 धारा थी, तो 2 ओम में धारा का मान कितना आया 66 बटा 31 एम्पियर, एग्जैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। अब इस 66 बटा 31 I1 इसको रख दो आप इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, 1 से है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा पर अब क्या करें, 5i प्लस 2 I1 की वैल्यू, ये देखो 2 I1 की वैल्यू कितनी है 66/30। अब कुछ नहीं करना साहब, अब तो आपको बस ये जोड़ भाग की गुणा भाग करना है ना। अब उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो वो लग सकता है। ये 12, इसको उधर शिफ्ट करें माइनस, है ना, इसको उधर शिफ्ट करा तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, है ना, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, ये 132 हो गया अपॉन 31। ये सब 5i इज इक्वल टू, ये 31 एलसीएम ले लेंगे आप, है ना, 31 को 12 से मल्टीप्लाई करो, दिखाना पड़ेगा ना मेरे को क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाई 12, है ना, सवाल अब बीच में फंस जाएगा नहीं तो ये हो गया सब 12, भारतीय 36 और 1 37, 372, इसमें से 132 आपको लेस करना है, तो 372 132 लेस करना है तो 0 4 और 2, यानी ये हो गया 240 अपॉन 31, है ना, 240। अब इसको 5 से कैंसिल कर दें तो i इज इक्वल टू, 5 से कैंसिल करूं मैं इससे तो ये यूं लिख दूं 240 अपॉन 31 डिवाइडेड बाई 5, है ना, ये सब 5 चौक 20, है ना, और 8 पंजे 40, यानी 48 बटा 31 एम्पियर। ये लो साहब, 5 ओम में धारा कितनी है 48 बटा 31 एम्पियर। हर जगह जो आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे, आपने पूछा था 5 ओम में धारा बताओ, बता दी, आपने पूछा 2 ओम में धारा बताओ, 2 ओम में धारा बता दी, है ना, क्लियर। 2 ओम में धारा का मान ये निकाल दिया I1। अब 3 ओम में धारा, लास्ट फाइनल, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा कितनी है साहब, I माइनस I1 है, ये देखो दिख रही है सामने, I कितनी
आई रही आपके पास, ये रही 48/31, नीचे ले लेता हूं ना, खट्टा खट, बस अब कुछ नहीं बचा, फाइनल आई माइनस I1 इधर ले लेता हूं, है ना, नीचे की तरफ, ताकि आई कितनी 48/31 माइनस I1 66/31, है ना। 48 में 66 घटाओ आप तो कितना बचता है, 48 से 66 66 48, है ना, यहाँ करूँ कहीं ना कहीं जगह मिले तो मेरे को 48, है ना, तो 8 दूनी 16, 6 1 16 आ जाएगा ना, 16, हाँ 16 कहाँ रहा, 8 18 आ रहा है ना, ये आ गया साहब माइनस 18/31 एम्पियर, आई माइनस है। तो साहब 3 ओम में कितनी धारा है, माइनस 18/31 एम्पियर। तो साहब किरचॉफ के नियम को लगाकर पहले नियम से धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, दूसरे नियम से धारा का मान बता देते हैं। लास्ट में एक बात और देखो, इस नियम की खूबी देखो कि इसने I1 पॉजिटिव दिखाई, I पॉजिटिव दिखाई, I पॉजिटिव दिखाई, इसका मतलब 12 वोल्ट का सेल वास्तव में धारा दे रहा है। I1 मैंने A से B की ओर दिखा रखी है, वास्तव में धारा A से B जा रही है, लेकिन 3 ओम में धारा माइनस 18/31, तो इसने कह दिया कि ये धारा नीचे जा नहीं रही है, बल्कि 6 वोल्ट का सेल भी धारा दे रहा है, दिशा विपरीत आ रही है अपनी। तो इसने ये भी चेक करके बता दिया कि आपने धारा इसको मैं बोल दूं, कुछ और बोल दें ना, 1 मिनट मिटा के, 2 सेकंड का काम है, बस उस समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं। पहले मैं ये यूं बता रहा है आपको कि आप की धारा L से M है ना, वो नहीं सही नहीं है, ठीक है, आपका आंसर तो सही है, लेकिन उसे चेक करके बता दिया कि ये धारा L से M नहीं है, क्योंकि माइनस 18, ये धारा M से L है, यानी 6 वोल्ट का सेल भी धारा दे रहा है। तो सब प्रथम नियम और द्वितीय नियम इतने दमदार नियम है कि जब आप इनको लगा दो तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। कल नेक्स्ट जो अपन लेक्चर लेंगे उसमें जितने भी सर्किट होंगे कल एक लेक्चर में ले लूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कवर के लिए, बाकी फिर मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊंगा ना। तो बच्चों बस आज इतना ही, और आपको डिटेल जाननी है, क्वेश्चन जानने हैं, सॉल्यूशन जानने हैं, लाइव आना है, जैसा भी है ना, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, जिसका कोई हिडन चार्जेस नहीं है ना, आप कंफर्टेबली इसमें करो और हमारी सेवाएं फ्री में लें। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।